हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स। अंग्रेजी मीडियम से है, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग 5 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक्स को कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस थ्योरम और कैपेसिटर। ये पांचों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला वीडियो हम लोग देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मैं आचार्य शंकर विश्वकर्मा शुरू करते हैं हम लोग आज कूलम्ब्स लॉ। ये आपको हम नोट्स बनवा रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है घर्षण इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत। ये हम लोग को उत्पन्न कैसे होता है? द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर रब्ड विथ ईच अदर। एक इलेक्ट्रिसिटी, एक विद्युत जो होता है एक ऑब्जेक्ट में उत्पन्न होता है। कब? जब हम लोग को एक दूसरे को रगड़ते हैं हम लोग, जैसे कि हाथ को जब रगड़ रहे हैं तो हमारे में भी एक विद्युत उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये हम लोग कैसे उत्पन्न हो रहा है? फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के कारण। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? द इलेक्ट्रिक चार्जेज सो डेवलप्ड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द अदर पार्ट। एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो मूव करके डेवलप नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग को जाकर नहीं अपना डेवलप कर सकता है वो है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्थिर स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, यानी कि रुका हुआ है लेकिन। ठीक है, फॉर दिस रीजन, इसी कारण हम लोग को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नोन एज। इसी कारण इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? दे आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है सो वो 2 टाइप का होता है। वो 2 टाइप क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक हो गया नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में हम लोग को देखिए कुछ वस्तुएं जो जब हम लोग रगड़ते हैं एक दूसरे को, ठीक है, इस तरह से, तो उस पर एक पर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न किस में होता है और नेगेटिव चार्ज जहाँ पर से इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पर मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तब देखिए जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में हम लोग बताया गया है। तो सबसे पहले ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बारे में है। तो ग्लास रॉड को, शीशा के रॉड को और सिल्क के कपड़े को यदि हम लोग रगड़ते हैं, ठीक है, तो ग्लास रॉड पर मेरा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज होगा सिल्क क्लॉथ पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो था से ट्रांसफ़र हो जाएगा सिल्क क्लॉथ में हो जाएगा, यानी कि सिल्क के कपड़े पर हो जाएगा। इसी तरह से फर या और कैट स्किन, या फर मतलब होता है चमड़ा होता है, कैट स्किन बिल्ली का स्किन से चमड़ा जो निकलता है उसको बोलते हैं एबोनाइट रॉड। एक मटेरियल होता है, जब ये दोनों को रगड़ते हैं हम लोग हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है फर, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है फर पर उत्पन्न होता है और नेगेटिव चार्ज होता है सो एबोनाइट पर उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से वुलन क्लॉथ, यानी कि ऊनी का कपड़ा, और अंबर को रगड़ते हैं। अंबर भी एक मटेरियल टाइप का होता है। ठीक है, जब रगड़ते हैं हम लोग हैं तो वुलन क्लॉथ पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो था वुलन क्लॉथ यानी कि ऊनी के कपड़ा से अंबर की ओर ट्रांसफ़र होता है। तो इस पर मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वुलन क्लॉथ और रबर शूज,
रबड़ का जूता और कपड़ा ऊन का कपड़ा को हम लोग रगड़ते हैं तो ऊन के कपड़ा पर हम लोग उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक हम लोग ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो रबड़ शूज हो गया। वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स में, ये आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा ये आपको ऑब्जेक्टिव में टाइप में आता है क्वेश्चन से। ठीक है, वुलन क्लॉथ यानी कि ऊनी का कपड़ा और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को यानी कि प्लास्टिक से जब रगड़ते लोग हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन जो था वो वुलन क्लॉथ पर से ट्रांसफ़र होकर प्लास्टिक पर चला जाता है। अब प्लास्टिक पर जाने से क्या होता है कि वुलन जो था उस पर से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोलते हैं हम लोग हैं और यहाँ पर हम लोग को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एन एटम, एक एटम में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट एन एक्स्ट्रा फोर्स बिसाइड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल एक एटम के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है, क्वाइट लार्ज, विच इज क्वाइट लार्ज। दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है इसको है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग को किसी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल के अलावा एक फोर्स और लगता है जो कि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो हम कैसे बड़ा होता है हम लोग देखेंगे आगे की ओर, जब इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग डेफिनेशन की ओर देख रहे हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया तो हम लोग को और भी आगे की ओर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पर एक अतिरिक्त गुण, एडिशनल प्रॉपर्टी अतिरिक्त गुण, विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ा देता है। ठीक है, उन लोगों के बीच में हम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, विद्युत बल, उसको बढ़ा देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, गुण क्या होता है हम लोग को, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी आप जानते हैं कि किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक हम लोग को स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि उस पर हम लोग को सिर्फ परिणाम होता है, लेकिन उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, वो जिधर से उधर मूव कर सकता है वो है। ठीक है, उसमें हम लोग को डायरेक्शन नहीं होता है, इसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि, हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। ये आपको हम नोट्स बनवा रहे हैं, तैयार करा रहे हैं। ठीक है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्जेज जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, देख लीजिए दोनों में। ठीक है, लेकिन दोनों पर अपोजिट होता है। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। याद रखने का तरीका है, P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल के अनुसार एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल पॉजिटिव कोर। एटॉमिक मॉडल के अनुसार एक एटम जो है उस पॉजिटिव सेंट्रल कोर को उत्पन्न, उस पर मौजूद रहता है, कंसिस्ट मतलब मौजूद रहता है। पॉजिटिव कैसे रहता है हम लोग को है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस पर हम लोग को प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो मेरा चार्ज नहीं होता, उस पर है कोई भी, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, इसलिए उसे पॉजिटिव कोर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर मौजूद रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियस यानी कि नाभिक बोला जाता है। द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए अभी बताए थे कि न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, विच आर हेल्ड इनसाइड इट, जो उसके अंदर मौजूद होता है, एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है, विथ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, के साथ वे एक दूसरे को पकड़े हुए रखता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देख लीजिए इसको, द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर हेल्ड इनसाइड इट विथ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग लिखे हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये हम लोग को चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ हम लोग बातें बताए थे, यहाँ हम लोग चार्ज के देखते हैं, चार्ज का प्रॉपर्टी यानी कि गुण क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग 3 टाइप का गुण को देखते हैं। वो क्या है, पहला हम लोग का है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव मतलब नाम से पता चला कि एडिटिव यानी कि उसको जोड़ने का नेचर होता है, प्रकृति होता है, चार्ज का जोड़ने के लिए प्रकृति होता है। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे कि एक हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पर हम लोग को यहाँ पर कोई चार्ज रहेगा, यहाँ कोई चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज है, तो ये सब चार्ज को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो हम लोग को एक टोटल चार्ज आता है हम लोग को है, यही हम लोग को कहलाता है एडिटिव, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग बोला जा रहा है, इफ़ Q1 Q2 Q3 डॉट 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 यानी कि बहुत सारा आएगा, आर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग भागों पर हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 Q2 Q3, ठीक है, उत्पन्न होता है यानी कि मौजूद रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग को, ये मेरी बेटी की कॉपी है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए Q1 है चार्ज, इस पर Q2 है, यहाँ पर Q3 हो गया, Q4 हो गया, ठीक है, इसी तरह से Q1 हो गया। तो इस सब को जोड़ते हम लोग हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Q1, तो ये टोटल चार्ज हुआ ना हम लोग को, यही हम लोग कहलाता है एडिटिव नेचर यानी कि धनात्मक प्रकृति वाला। यानी कि हम लोग गुण जो होता है इसमें हम लोग को चार्ज में, वो हम लोग को इस तरह से जोड़ सकते हैं हम लोग हैं। अब यहाँ पर एक बात उत्पन्न होता है हम लोग को कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, चार्ज हम लोग को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ये हमने बता दिया गया यहाँ पर एक लाइन में, द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज डिफर ऑन 2 टाइप्स। एडिटिव प्रॉपर्टीज होता है मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में 2 अंतर होता है हम लोग को। जैसे कि हम लोग मास के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11वीं क्लास कक्षा में, ठीक है। तो मास जो होता है ना, मास और चार्ज दोनों लगभग हम लोग को अलग अलग होता है। क्या होता है, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। याद रखिए इसमें, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बट चार्ज आर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन चार्ज जो होता है सो वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग को कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए Q1 पर आपको प्लस 5 कूलम है, Q2 पर माइनस 5 कूलम है, Q3 पर मान लीजिए कि प्लस 2 कूलम है और Q4 पर माइनस 4 कूलम है। अब हम लोग को टोटल चार्ज बोला जाएगा
कि टोटल चार्ज क्या होगा इस पर, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या हो सकता है हम लोग का है, सबको जोड़ देंगे हम लोग पहले, एडिटिव नेचर के रूप में हम लोग इसी को बोलते हैं ना, Q3 और ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सबको जोड़ देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ हो गया +5 कूलम्ब -5 कूलम्ब +2 कूलम्ब और -4 कूलम्ब हो गया। ये -5 + 5 कट गया और यहाँ पर 4 में से 2 घटा देते हैं तो हम लोग कितना आया, -2 कूलम्ब आ गया। तो यही हम लोग बोलते हैं। लेकिन मास कभी भी आपको नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि देखिए M1 + M2 + M3 + M4 हो गया। तो मास क्या होता है, मान लीजिए कि M1 हो गया 5 ग्राम हो गया, मान लीजिए ऐसे लेके चल रहे हैं हम लोग। M2 हो गया 2 ग्राम, M3, ये सब कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा इसमें, ठीक है। 3 ग्राम हो गया, M4 हो गया 4 ग्राम हो गया, ठीक है। तो सबको जोड़ देते हैं, 5 2 3 4, 5 2 7 और 7 3 10 और 10 4 14 ग्राम। तो ये हो गया आपको टोटल मास। तो याद रखिएगा कि मास कभी भी, किसी भी वस्तु का मास जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा वो पॉजिटिव होता है। लेकिन उस पर उत्पन्न होने वाला जो चार्ज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है द टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉन जीरो बट टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। कहने का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु का कुल द्रव्यमान यानी कि टोटल मास हमेशा नॉन जीरो यानी कि कोई भी उस पर जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होता है। बट टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, लेकिन वस्तु का टोटल चार्ज जो है वो मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव, तीनों का तीनों हो सकता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप लोग, जैसे कि मान लीजिए कि चार्ज है Q1 हो गया मेरा +5 कूलम्ब, Q2 हो गया -5 कूलम्ब हो गया। अब टोटल चार्ज यदि बोला जाएगा हम लोग को, टोटल चार्ज के लिए Q1 + Q2 ये हो जाएगा आपका +5 -5 यानी कि 0 कूलम्ब हो गया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि Q3 है, Q3 हम लोग हो गया कितना 3 कूलम्ब है, +3 कूलम्ब है। तो टोटल चार्ज हम लोग कितना हो जाएगा, Q बराबर +5 -5 और +3 यानी कि कितना हो गया, ये 5 5 कट गया यानी कि 3 कूलम्ब आ गया, ठीक है। टोटल जोड़ दिए तो हम लोग। इसी तरह से मान लीजिए कि एक चार्ज और भी हम लोग को चार्ज में -4 कूलम्ब है। अब ये हम लोग Q1 Q2 Q3 और Q4 सबको जोड़ते हैं यदि हम लोग Q1 Q2 + Q3 + Q4 यदि हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया Q2 हो गया -5, Q3 हो गया +3 और ये हो गया 4 हो गया। अब देखिए एक कट गया, 4 में से 3 घटा देते हैं तो मेरा -1 होता है यानी कि नेगेटिव भी आ गया हम लोग को। 0 भी कूलम्ब आ रहा है, पॉजिटिव भी 3 प्लस पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव। ये तीनों का तीनों हम लोग को चार्ज में एक गुण होता है कि जोड़ने पर वो मेरा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। दूसरा हम लोग को है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दूसरा हो गया हम लोग को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेज आर ऑलवेज सम इंटीग्रल्स मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई। हम लोग चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो गया,
ठीक है, इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि हम लोग को बहुत सारा चार्ज जो होता है वो मल्टीपल रूप में रहेगा हम लोग को, ठीक है, या प्लस माइनस के रूप में हम लोग मल्टीपल रूप में रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस एन ई हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं हम लोग हैं। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया, और क्यू हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड में, कंजर्व ऑफ चार्ज। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नॉट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग को बोला जा रहा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग को यहाँ पर से मान लीजिए कि 10 पर्सन है, 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति जो था यहाँ पर से इस रूम में से टोटल यदि उठकर हम लोग को यहाँ पर चलाएगा, ठीक है, 10 व्यक्ति, तो यहाँ पर कितना हुआ, 0 बचा, और यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ से निकला कितना, यहाँ से आदमी 10 निकल गया, और यहाँ पर गया कितना, 10। यानी कि हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में हम लोग को टोटल का टोटल हम लोग को हो गया, पूरा का पूरा यहाँ से हाथ चला गया ना, तो यही हम लोग कहलाता है कंजर्व्ड। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 10 था, यहाँ से 5 हम लोगों को चला गया, तो बचा यहाँ कितना, 5, यहाँ पर 5। तो दोनों जगह मेरे यानी कहने का मतलब क्या हो, हम लोग को यहाँ पर से जितना जो था यहाँ पर चले जाए, ठीक है। हम लोग को दोनों तरफ को यदि जोड़ देते हैं पार्ट्स को अलग अलग करके, तो हम लोग को कंजर्व्ड कहलाता है। यानी कि शुरू में जितना था उतना ही मेरा लास्ट में भी रहेगा। देखें, दूसरा हम लोग को डेफिनेशन है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएटेड मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉयड यानी कि उसको नाश कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कुछ। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क। जब एक ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क के साथ रगड़ते हैं, ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो ग्लास रॉड क्या होता है, हम लोग को पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और सिल्क जो होता है वो नेगेटिव चार्ज उस पर उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन जो था वो हम लोग को सिल्क पर चला गया। तो जितना हम लोग को ग्लास रॉड से निकला था उतना ही सिल्क रॉड पर हम लोग को चला गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। और यूरेनियम 92 235 हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर। इसको हम लोग को न्यूट्रॉन के साथ हम लोग बम्बार्डिंग कराते हैं, यानी 0 हो गया। तो हम लोग जब इसको कराते हैं, हम लोग फ्यूजन कराते हैं हम लोग हैं, तो ये क्या हो गया, हम लोग को फ्यूजन में तोड़ना होता है। बेरियम में और क्रिप्टन में हम लोग को टूटा और बहुत सारा एनर्जी हम लोग को निकलेगा, ठीक है। और इसमें से 3 गुना हम लोग को न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होता है। बेरियम का होता है 56 और इसका मास हो गया 141 हो गया। और क्रिप्टन का हो गया 36 एटॉमिक नंबर और मास नंबर हो गया 92 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन के रूप में हम लोग निकला, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा हम लोग को, तो N1 और इसका हम लोग हो गया एटॉमिक नंबर हम लोग को नहीं है, 0 हो गया है, 1 यहाँ पर मास हो गया और बहुत सारा एनर्जी निकला। अब देखिए, बिफोर फ्यूजन के पहले 92 और 0 को जोड़िए, 92 और 0 को जोड़िए तो कितना आएगा 92, ठीक है। आफ्टर फ्यूजन यानी कि टूटने के बाद 56, 36 और 0, और यहाँ पर 3 था तो 3 से गुना कर दिया हम लोग, 3 × 0 हो गया, यानी कि 56 + 36
ये +3 × 0, यानी कि इसको भी जोड़ेंगे आप तो 92। देखिए दोनों का दोनों बराबर हुआ, यानी कि टूटने से पहले जितना था टूटने के बाद भी हम लोग को उतना ही आ गया। ठीक है, तो टूटने का आ गया तो हम लोग यही हम लोग कहता है कंजर्व्ड होना, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इसमें हम लोग को। इसके बाद हमारे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग को प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकता है, अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे उस सबको हम लोग एक समरी के रूप में देख लेते हैं। हमें पहला हम लोग को है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि एक जैसा चार्ज रहेगा तो हमेशा वो रिपेल करता है, यानी कि एक दूसरे से हटाता है। एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और और अनलाइक चार्ज यानी कि अलग अलग, एक पर नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा, तो क्या करेगा कि अट्रैक्ट करता है। जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज रहेगा हम लोग का, ठीक है, तो ये क्या करता है कि रिपेल करता है, यानी कि एक दूसरे से हटाता है। ठीक है, यदि उस पर पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा या नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों स्थिति में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी कि आकर्षित करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम। मैग्नीट्यूड जो होता है, जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन जो हम लोग होता है, चार्ज जो होता है नेगेटिव या पॉजिटिव जो है चार्ज, वो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है, यानी कि एंड इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वो मेरा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा नंबर, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसमें प्रकृति जो होता है, नेचर जो होता है वो एडिटिव हो रहा होता है, यानी कि उसको जोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और चार्ज हम लोग को क्वांटाइज्ड भी होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोला जा रहा है कि कंजर्व्ड होगा इसका, हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। बताया था आपको कि जहाँ से निकलेगा, जितना निकलेगा अगला उतना ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग को अब आते हैं जिस चीज़ का हम लोग चैप्टर पढ़े, चैप्टर का नाम देखे थे, टॉपिक्स का नाम देखे थे, उस पर हम लोग आते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग को क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग को परिभाषित करिए और उसको एक्सप्लेन यानी कि विस्तार रूप से उसको समझाइए कि ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो हम लोग को क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट इसका। ये आप ग्रेविटेशन जब पढ़े थे, ग्रेविटेशन फोर्स, तो उसी टाइप में ये भी हम लोग को आता है। जैसे कि हम लोग को देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान, 11th क्लास में लोग पढ़े होंगे। ये हम लोग को दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लोग को m1 और m2 है और दोनों के बीच की दूरी r है। तो हम लोग निकाले थे उस समय g m1 m2/r²। ये था हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि इस वस्तु पर चार्ज जो है सो q1 है और इस वस्तु पर चार्ज q2 है और दोनों के बीच की दूरी r ही है। तो इसका हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, q1 q2/r²। यहाँ हो गया k। ठीक है, तो माने कि हम लोग इसमें अंतर फार्मूला के रूप में अंतर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पर चार्ज के रूप में लेंगे हम लोग और यहाँ पर हम लोग मास के रूप में लेंगे। ग्रेविटेशन में पढ़े थे तो हम लोग मास के रूप में लिए थे और यहाँ पर चार्ज के रूप में लिए थे। स्टेटमेंट हम लोग को है 2 पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल इच अदर विथ ए फोर्स
विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो चार्ज जैसे लिए थे हम लोग, तो ये हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का, यानी कि चार्ज के गुना का जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि डायरेक्टली का मतलब कितना होगा, यदि दोनों चार्ज को गुना करते हैं तो ये यदि बढ़ेगा तो मेरा इसका फोर्स भी बढ़ेगा, यदि ये हम लोग घटेगा तो ये भी मेरा घटेगा ही। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी को बोलते हैं हम लोग हैं अनुक्रमानुपाती। और इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी कि अपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका दूरी होता है, ठीक है, वो भी हम लोग को क्या होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी कि यदि हम लोग को ये वाला घटेगा तो हम लोग का फोर्स जो है सो बढ़ेगा, यानी कि यहाँ उल्टा होता है काम। और यदि हम लोग को बढ़ेगा और दूरी बढ़ता है तो घटता ही है, फोर्स घटता है। जैसे कि सिंपल सा देखिए कि कोई एक चुंबक को लीजिए यहाँ पर से, ठीक है, एक लोहे का कांटी को ले लीजिए, ये लोहा का कांटी हो गया आपका। अभी लोहा का कांटी को इसके नज़दीक रखते हैं तो ये बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन इसको क्या करते हैं कि कांटे को हम थोड़ा दूर पर रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर पर ले जाते हैं हम लोग हैं, इसका चुंबकीय गुण जो था इस पर हम लोग को बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है। और यदि इसको और भी बहुत दूर पर रख देते हैं हम लोग हैं, यदि और भी दूरी पर रख देते हैं तो हम लोग को हो सकता है कि ये उसको खींचना अपनी ओर संभव ही नहीं हो। तो हम लोग क्या हो रहा है कि दूरी जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते हैं, किसी का फोर्स जो होता है अपनी ओर खींचने का जो आकर्षण शक्ति होता है वो हम लोग को कम होता चला जाता है, ठीक है। यही हम लोग को हो गया इन्वर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी विस्तार रूप से हम लोग इसको करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। कंसीडर दैट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्रेजेंट एट पॉइंट्स A एंड B एट ए डिस्टेंस R अपार्ट। हम लोग बोला मान लिया जाता है कि दो चार्जेस Q1 और Q2 जो था वो दो पॉइंट्स यानी कि A और B पर, हम लोग को A मान लीजिए कि A है आपका और ये हो गया B पर हम लोग को उपस्थित है एट ए डिस्टेंस ऑफ R अपार्ट, और दोनों के बीच की दूरी कितना है R है, ठीक है। देन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज, इसलिए हम लोग क्या हो कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग क्या हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हुआ, Q1 इंटू Q2 हो गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बल के समानुपाती होता है दोनों चार्ज के गुणन का। और हम लोग को इन्वर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो कहेंगे यानी कि 1/R स्क्वायर का उल्टा होता है। अभी दोनों को क्या करें, कंबाइनिंग देम, दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ देते हैं तो क्या होगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R स्क्वायर हो गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते दिए हैं तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर K रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल में क्या रखे थे हम लोग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए G रखे थे, है ना। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर K रखते हैं कांस्टेंट के लिए, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड डिपेंड्स ऑन ओनली नेचर ऑफ द मीडियम। जहाँ हम लोग K बोला जा रहा है कि ये प्रोपोर्शनलिटी होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, और ये डिपेंड करता है क्या, मीडियम के नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंड करता है वो किस माध्यम में स्थित है, वो पानी में है कि हवा में है कि तेल में है, किस माध्यम में रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। K का वैल्यू हमेशा बदल जाएगा आपका, ठीक है। यदि पानी में ले जाएंगे तो हम लोग को अलग हो जाएगा, तेल में ले जाएंगे तो अलग हो जाएगा, यानी कि हर जगह मेरा वो अलग हो जाएगा ही। इसलिए एक K का वैल्यू हम लोग को कांस्टेंट के रूप में कहते हैं कि वो किस मीडियम में है, किस माध्यम में रखा हुआ है। इन SI, इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम माने खाली स्थान होगा जहाँ पर हम लोग एयर के ले लें या खाली स्थान ले देते हैं, वहाँ पर K के लिए वैल्यू क्या होता है 1/4π
एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी बताया था कि हवा में लें या हम लोग वैक्यूम में लें, उस जगह के लिए हम लोग को एप्सिलॉन नॉट के लिए रूप में इंडिकेट करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? एफ वैक्यूम यानी कि फोर्स वैक्यूम में कितना होगा, यानी कि हवा में रखते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम में रखिए या हवा में लीजिए, दोनों का हम लोग को वैल्यू एक ही लेते हैं हम लोग हैं, Q1 Q2/r²। एफ वैक्यूम इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r² हो गया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखेंगे हमेशा, कभी कभी परीक्षा में देता है ये हम लोग को 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको यूनिट भी याद रखना है आपको है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का वहाँ पर क्वेश्चन में हमें कभी कभी दे देता है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, तो ये हम लोग को यूनिट यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का हम लोग को वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया 1/4 हो गया। अब पाई का वैल्यू हमेशा 3.14 लीजिएगा। केमिस्ट्री में या फिजिक्स में याद रखिएगा कि पाई का वैल्यू हमेशा 3.14 लीजिएगा, कभी भी 22/7 मत लीजिएगा, उससे हम लोग को डाटा प्राप्त करने में बहुत ही मुश्किल होता है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको यदि हम लोग कल गुना कर देते हैं और गुना करके हम लोग भाग देते हैं एक में, तो हम लोग को लगभग इतना आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको गुना कर लीजिएगा। आप लोग 12th क्लास में पहुंच गए हैं, गुना भाग कर सकते हैं आसानी से। देयरफॉर FVAC वैक्यूम इक्वल टू हो गया हम लोग को 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2/r² न्यूटन हो गया। यानी कि हम लोग को ये हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को Q1 Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, तो हम इसका वैक्यूम में फोर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है हम लोग को कूलम्ब होता है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम लोग को 1 कूलम्ब के बारे में हम लोग जानते हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हम लोग को देता है कि डिफाइन 1 कूलम्ब। एक कूलम्ब को परिभाषित कीजिए। 1 कूलम्ब इज दैट चार्ज विच रिपेल ऑन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विथ ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। एक कूलम्ब चार्ज क्या होता है? बोला जा रहा है कि ये रिपेल करता है इक्वल एंड सिमिलर चार्ज विथ ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन से। यानी कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन से हम लोग क्या करता है कि सिमिलर जो चार्ज है उसको रिपेल करता है। व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, जब उसको हम लोग वैक्यूम में रखते हैं या हवा में रखते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के दूरी पर जब रखते हैं हम लोग हैं दो चार्ज को, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे को यदि सिमिलर रहेगा तो रिपेल करेगा, और यदि सिमिलर नहीं रहेगा तो हम लोग को अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग को रिपेल का मतलब कन्फ्यूजन मत डालिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि हम लोग को ये हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा। हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। फ्रॉम इट इन SI force between two charges Q1 and Q2 held in vacuum at a distance r apart is। बोला जा रहा है कि SI यूनिट में हम लोग फोर्स दो चार्ज के बीच में यानी Q1 और Q2 के बीच में r दूरी पर एक दूसरे को पकड़े हुए रखता है, स्थित रहता है। F वैक्यूम इक्वल टू हो गया क्या 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2/r²। अब देखिए यहाँ पर चार्ज को मान लीजिए कि हम लोग बराबर ले लेते हैं। Q1 और Q2 चार्ज जो है सब हम लोग Q ले लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी कितना था 1 मीटर था। फोर्स कितना लग रहा था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन लग रहा था। इसलिए 9 इंटू 10⁹ हो गया हम लोग को इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10⁹। फोर्स देखिए, फोर्स हम लोग इतना ही लिए थे, क्या कितना फोर्स हम लोग को लग रहा था, इंटू होगा Q1 Q2/1², 1 मीटर स्क्वायर हो गया हम लोग, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी हम लोग लिए थे 1 मीटर। अब हम लोग को Q² हो गया, और इधर से ये वाला और ये वाला कट गया। ठीक है, तो Q² इक्वल टू हो गया 1,
क्यू बराबर हो गया, इसको स्क्वायर के चले जाते हैं तो ये क्या होगा हम लोग को +-1 हो जाएगा, +-1 कूलम हो गया। ये बताया था कि हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए या हो सकता है कि नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हम लोग को क्यू बराबर हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव ले देते हैं। एक कूलम आ गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए certain distance apart in air to the force between the same two charge placed the same distance apart in the medium। अभी जैसे बताए थे आपको कि हवा में रखें या हम लोग किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं, ठीक है। तो दूसरे मीडियम में जब रखते हैं हम लोग हैं तो उससे हम लोग जो कंपेयर करते हैं हम लोग हैं, यही हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में ले लिया जाता है। देखिए यहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग कैसे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए रिलेटिव परमिटिविटी बोले या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, तो बात दोनों एक ही है। डिफाइन करते हैं हम लोग हैं द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए सर्टन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। जब किसी वस्तु को हवा में हम लोग रखते हैं कुछ दूरी पर ही, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पर एफ एयर लिखिए या वैक्यूम लिखिए, तो क्या लिखाएंगे हम लोग के जगह हम लिख देते हैं, अच्छा रहेगा 1/4πε0। हवा हम लिखते थे Q1 Q2/r² हो गया। अब यदि हम लोग किसी को मीडियम रखते हैं, मीडियम मीडियम, तो यहाँ 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन लिखेंगे हम लोग Q1 Q2/r²। अब दोनों को यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये, और एक कट गया हम लोग को एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन बच जाएगा, इधर भी कट जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो एफ एयर बाय एफ मीडियम इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग को, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो ये जो रेशियो हम लोग को प्राप्त हो रहा है ना, यही रेशियो हम लोग कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस प्लेस्ड इन द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन द मीडियम। और बताए थे कि मीडियम में जो रखा जाता है और हवा में जो रखा जाता है, दोनों का अनुपात जो निकालते हैं ना हम लोग ना, रेशियो निकालते हैं, यही रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r इन ए मीडियम। जब मान लेते कि द फोर्स बिटवीन दो चार्ज Q1 और Q2 जिसमें हम लोग को दूरी जो है r दूरी पर रखा गया, लोकेटेड मतलब दूरी रखा गया, और उसको में कहाँ रखा गया, किसी मीडियम रखा जाता है। तो एफ मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट नहीं सॉरी एप्सिलॉन, क्योंकि हम लोग किसी मीडियम में रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन नहीं है, Q1 Q2/r² हो गया, फर्स्ट हो गया। वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये हम लोग को मीडियम में एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है। एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², यानी कि ये हवा में लेते हैं या वैक्यूम में लेते हैं हम लोग हैं। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम हो गया, इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r² बाय 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये बताते कि दोनों कट जाता है मेरा, यहाँ से भी कट जाएगा 1/4π और 1/4π कट गया, तो बचा हम लोग को। तो ये वाला एप्सिलॉन जैसा ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा, तो ये हम लोग को एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दिया मैं। तो यही आपका जो रेशियो आया ना, यही हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। हेयर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन आर। इसको हम लोग ए रेशियो को हम लोग एप्सिलॉन आर के रूप में लिखते हैं। इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के सापेक्ष में मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी था, यही हम लोग कहलाता है। देयरफॉर एप्सिलॉन आर
इसको हम लोग के से भी इंडिकेट करते हैं, कहीं कहीं किताब में देखिए के से भी इंडिकेट किया रहता है। इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, इक्वल टू हो गया एफ वैक्यूम, एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम हो गया। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते थे, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट का देखिए हम लोग एप्सिलॉन आर जो था, एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी इंडिकेट मानने थे, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन आर के जगह पर के रख दिए यहाँ पर, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के हो गया यहाँ पर। अब देखिए देयरफॉर एफ मीडियम, यानी कि मीडियम में जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो गया इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यही बताया था कि आपको एप्सिलॉन आर के जगह पर के भी रख सकते हैं, तो एफ मीडियम इक्वल हो गया 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट के हो गया इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी कि जो भी बदलेगा तो बस यही आपको बदलेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट रहेगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रहेगा तो मेरा हम समझ जाएंगे कि वो वैक्यूम में है या हवा में है, और उसमें के रहेगा तो समझ जाएंगे हम लोग को वो मेरा किसी मीडियम, तेल में हो सकता है, पानी में हो सकता है, किसी मीडियम हो सकता है वो है, तो हम लोग को कहलाएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइएगा। धीरे धीरे कट के समझते जाएगा, नहीं तो फिर नोट्स नहीं बनाएगा तो फिर एक बार क्या करिए, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद फिर नोट्स बनाना शुरू कीजिए। इससे क्या हो कि डबल फिल्टर होके बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। और एक बार क्या होता है कि हम लोग को एक बार देख भी रहे हैं, समझ और लिखते भी जा रहे हैं, इसमें क्या होता है गड़बड़ होने के चांसेस रहता है। मैक्सिमम बच्चा को देखते हैं, बहुत सारा तो हो सकता है, बहुत सारा मैक्सिमम बच्चा को देखते हैं कि ये हो जाता है। तो इसलिए क्या करिए, सबसे पहले तो आप पूरा का पूरा एकदम समझ लीजिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके नोट्स बनाइए, ठीक है। सबसे पहले समझना होता है, पढ़ने से नहीं बल्कि सीखने से आदमी आगे बढ़ता है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ को हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलो, वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं। दो चार्जेज Q1 और Q2, दो चार्जेज हम लोग Q1 और Q2 को लिए हैं, जो कि हम लोग को रखा हुआ था A और B पर रखा हुआ है, दोनों के बीच में दूरी है सो R है, ठीक है। अब Q2 पर जो फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, तो वो F21 ले लिए हम लोग, और यहाँ पर हो गया हम लोग को F12 हो गया। अब इसी को लिखा हुआ है यहाँ पर, देखते हैं। कंसिडर दैट टू लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2 आर present at points A and B in vacuum at a distance r apart। बोला जा रहा है कि मान लेते हैं कि दो लाइक चार्जेज, यानी कि दोनों एक ही, या तो नेगेटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। ए और बी पर हम लोग को रखा हुआ है, स्थित है, प्रेजेंट है, इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में खाली स्थान पर है, यानी कि हवा में, एट ए डिस्टेंस r apart। The two charges will exert equal repulsive force on each other। क्या करा कि दोनों को, चूंकि हम लोग एक ही चार्ज वाला लिए थे, हम लोग पॉजिटिव लिए थे, तो क्या करा था कि दोनों एक दूसरे से रिपेल हो गया, यानी कि दोनों के दोनों अलग हटेगा। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, यानी कि हटने वाला फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। मान लेते हैं लेट F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2। कहने का मतलब क्या हुआ, ड्यू टू द चार्ज Q2 चार्ज के कारण Q1 चार्ज पर लगा फोर्स, हम लोग को F12 रख दिया। 1 का मतलब हो गया जिस पर लग रहा है, और 2 का मतलब हो गया जिसके कारण लग रहा है, यानी कि ड्यू टू लग रहा है। तो 2 का कारण किस पर लग रहा है, 1 पर। तो फोर्स जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज के जो लग रहा है हम लोग को Q1 पर लग रहा है, तो इसके लिए क्या लिखे हम लोग F12, क्योंकि ए लगाएगा तो हम लोग को रिपल्सिव होगा इधर की ओर, और इस पर जो लगेगा इसके कारण, तो ये हम लोग को F21 लिखेंगे हम लोग। यहाँ आते हम लोग हैं F21 इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू
चार्ज Q1 चार्ज के कारण Q2 पर लगने वाला जो फोर्स हो गया है वो F21 हम लोग ले लिए हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अनुसार F12 इक्वल टू हो गया F21। ऐसे लगाने का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम हो गया है, ठीक है। इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेट r कैप 12 बी ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 2 जो है यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है Q1 से Q2 चार्ज की ओर मेरा इंडिकेट कर रहा है, यानी कि Q1 चार्ज से Q2 चार्ज की ओर मेरा जा रहा है। एंड आर कैप हो गया 21 बी ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1 से Q1 चार्ज की ओर हम लोग को ये इंडिकेट हो रहा है कि उधर की ओर जा रहा है, ठीक है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर दिखा दिया गया है। इसलिए F12 इक्वल टू क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आर कैप 21 हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को समझ लेना है, F12 का मतलब क्या हो गया हम लोग को 1 पर जो चार्ज लग रहा है हम लोग को, सॉरी फोर्स लग रहा है, जो चार्ज नहीं फोर्स जो लग रहा है, देखिए ए हो गया हम लोग को Q1 और ये हो गया Q2 हो गया। अब जो इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस पर हम लोग क्या लिखेंगे F21 लिखेंगे हम लोग। Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लग रहा है हम लोग को F21 हो गया, ठीक है। 2 यहाँ पर 2 लिखने का मतलब क्या है 2 पर, किसके कारण Q1 के कारण, तो इधर हो गया हम लोग को। अब यही चीज़ हम लोग को लिया गया है, हम लोग पर 21 यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिए हैं 21 लिए हैं, तो यूनिट वेक्टर 21 लिखने का मतलब क्या हो गया 2 से 1 की ओर, ठीक है। इसका हम लोग डायरेक्शन लिए हैं 2 से 1 की ओर डायरेक्शन हो गया इसका। तो ये हम लोग को जो दिखाता है वो हमेशा डायरेक्शन को दिखाता है। इसी तरह से हम लोग लिखे हैं F21 इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू आर कैप 12 हो गया, ठीक है। ये हम लोग को डायरेक्शन को दिखाता है और ये हम लोग का फोर्स हो गया, किस पर किसके कारण लग रहा है फोर्स, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन टर्म्स ऑफ देयर पॉजिटिव वेक्टर। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि वेक्टर फॉर्म हम लोग को लेना है पोजीशन वेक्टर के लिए। तो ये हम लोग को ओरिजिन एक्स में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक हम लोग को कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग को दो चार्जेस Q यहाँ पर हो गया ए और बी पर हम लोग को 2 चार्जेस रखा, दोनों के बीच की दूरी r है। और ये ओरिजिन से इसका जो हम लोग को पोजीशन वेक्टर जो है सो r1 ले लिए हैं और इसका पोजीशन वेक्टर r2 ले लिए हैं। इसका डायरेक्शन ऐसे के दे दिए हैं, दिखा दिए हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्शन यहाँ पर देखा, एरो जरूर देखिएगा ध्यान से। और इसको हम लोग इधर भी लिए हैं और इधर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इधर के इधर दिखा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग आपको इंडिकेट करके थोड़ा समझा देते हैं, 11th क्लास का चीज़ है यहाँ पर। इस टाइप से यहाँ मान लीजिए कि ए वाला मेरा ए है, ये बी है, यहाँ ओ है, ठीक है। तो इस पे हम लोग डायरेक्शन को देखते हैं और डायरेक्शन को लिखने के लिए हम लोग तरीका होता है, वो क्या होता है, जैसे कि जो जिधर से जा रहा है वो मेरा पॉजिटिव लेंगे, जो नहीं तो नेगेटिव लेंगे, उल्टा आ गया तो नेगेटिव लेंगे। यानी कि ओ बी इधर से आई ई बी ए हो गया,
ओ बी, वेक्टर ओ बी प्लस बी ए, ये हो गया। फिर प्लस लिखिएगा और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए इधर की ओर जा रहा है, उल्टा साइड में हो गया। अब उल्टा साइड में हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर ओ ए लिख देंगे, माइनस ओ ए लिख देंगे बराबर 0। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए, यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस ओ ए, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को मान लीजिए कि हमको ए बी निकालना है, तो ए बी को हम लोग रखेंगे इधर, बी ए बराबर 0 हो गया इधर। बाकी ये सब उठाकर हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे, तो यहाँ हो गया वेक्टर माइनस ओ ए इधर आके प्लस हो जाएगा, आई एल हमारा इधर आके माइनस हो जाएगा, ओ बी हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग 11वीं क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ना था, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझा दिया कि ताकि हम लोग कैसे रखेंगे यहाँ पर। इसी में देखिए, मान लीजिए कि ए R1 है और ए हो गया आपको R2 हो गया, इसको R मान लिए हैं, तो रख लीजिए यहाँ पर R वेक्टर R बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए कितना था R1, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो गया, ठीक है। बस यही चीज़ समझना था हमको है। तो डायरेक्शन के रूप में हम लोग इस तरह से लेते हैं इसको। कंसीडर टू चार्जेज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट A एंड B। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग Q1 रख दिए हैं, यहाँ पर Q2 रख दिए हैं B पर। हुज पोजिशन वेक्टर्स आर ओ ए इक्वल टू R1 हो गया, ओ ए हो गया, ओ ए R1 और ओ बी हो गया R2 हो गया, वेक्टर R2 हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, R कैप 21 एंड F वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R क्यू, R यूनिट वेक्टर हो गया आपको 21। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझने की चीज़ है, एंड नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, और या दैट इज लिख सकते हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं हम लोग। F12, तो F12 का मतलब हो गया हम लोग को, ये हम लोग लिखते हैं वैक्यूम में Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहाँ हो गया R कैप 21। तो ये यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर को जब लिखा जाता है ना हम लोग को, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये सब 11th का चीज़ है, एक बार देख लेंगे आप लोग। R कैप हो गया 21 इक्वल टू हो गया वेक्टर R21 बाय मोड वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड, ये मोड में लेते हैं हम लोग इस तरीक़े से। ऐसा सिंपल में रूप में भी देख सकते हैं आप। मान लीजिए कि ए कैप है, तो यहाँ होगा वेक्टर ए बाय मोड ए, वेक्टर ए, इस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ए मोड यहाँ चलाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाय ए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय ए, ठीक है। और ए वाला मेरा यहाँ चलाएगा, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं, देखिए आर हो गया, आर कैप हो गया, यहाँ 21 है, यहाँ पर आर क्यू हो गया। देखिए ये आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यही लिखे हैं हम लोग, यहाँ पर आर लगा दिए, आर लगा दिए इसलिए कि यहाँ पर हम लोग वेक्टर का फॉर्म लिखना चाह रहे हैं, वेक्टर का फॉर्म लिखना चाह रहे हैं। ए कैप को हम लोग इसके रूप में लिखना चाह रहे थे। उसी चीज़ को यहाँ पूरा हम बना दिए हैं। फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स वी हैव ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू माइनस ओ ए बराबर 0 हो गया। ये बताए थे पीछे कॉपी में बताए थे, देखिए इसको भी बताए थे यहाँ पर ये जो बताए ना हम, बस सही वाला है। बी ए निकालना था, बी ए इक्वल टू हो गया वेक्टर ओ बी सॉरी ओ ए माइनस ओ बी हो गया, आर कैप 21 हो गया इक्वल टू R1 माइनस R2 हो गया, आर कैप 21 इक्वल टू हो गया मोड R1 माइनस R2 हो गया। मोड लगाने का मतलब था मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि नंबर में आ गया, ठीक है। देखिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे 3 i कैप है तो ए मेरा क्या है, वेक्टर फॉर्म में है ना। अब इसमें मान लीजिए कि हम लोग आई कैप ऐसे मोड लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि स्केलर फॉर्म आ गया, ये स्केलर फॉर्म आ गया मेरा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय RQ, यहाँ हो गया R कैप 2 1 हो गया, और 1/4πε F12 इक्वल टू हो गया 1/4πε, जो है वही लिख देते हैं यहाँ पर भी, Q1 Q2 बाय RQ की जगह पर R1 माइनस R2 का होल क्यूब, देखिए मोड लगा हुआ है, यानी मोड का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, R1 माइनस R2 हो गया, इसी को हम लिख देते हैं। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह से हो गया क्या, F21, F12 के लिए था, F21 के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब हो गया, ये हो गया डायरेक्शन R2 माइनस R1, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग क्या हो सकता है, कोई एक चार्ज लिए हम है यहाँ पर Q1 और दूसरा बहुत सारा चार्जेज जो है उस पर एक्ट कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स जो है ना, उस सब का जोड़ जो होता है वही हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। देखिए यहाँ स्टेटमेंट हम लोग देखें, व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेज आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस exerted on the given charge by all the other charges। अभी बच्चे बताएं आपको, जब एक बहुत सारा चार्जेज है जो ये क्या कर रहा है कि टोटल फोर्स जो लगा रहा है हम लोग को एक चार्ज पर लगा रहा है, दिए हुए चार्ज पर लगाया जा रहा है, तो सब का जोड़ जो होता है वो हम लोग कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। Consider that a point charges Q1, Q2, Q3 डॉट Q1 are distributed in space। मान लेते कि n पॉइंट चार्ज, यानी कि बहुत सारा n चार्जेज जो है Q1, Q2, Q3 एक हम लोग को स्पेस में एक स्थान पर रख ले लिए हम लोग। इफ द चार्जेज Q1, Q2 डॉट Q1 एग्जैक्ट फोर्सेस F21, F31, Fn1 ऑन द चार्ज Q1। कहने का मतलब क्या हो गया हम लोग को कि Q2 जो है Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F21, दो के कारण एक पर जो लग रहा है हम लोग को है। यहाँ पर देखिए Q3 के कारण Q1 पर लग रहा है तो हम लोग F31 लिख दिए हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, n चार्जेस था तो वो हम लोग को N1 लगा दिए यहाँ पर। According to principle of superposition, the total force on charge Q1 is, Q1 पर जो टोटल फोर्स लग रहा है F1 इक्वल टू क्या होगा, F21 प्लस F31 प्लस डॉट Fn1 हो गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q1 Q2 इज R21, यदि हम लोग को Q1 और Q2 के बीच में जो दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो R21 है, एंड आर कैप हो गया 21 इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इस पर हम लोग को जो यूनिट वेक्टर जो है वो आर कैप 21 हो गया हम लोग को ले लिए हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, F21 इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर, आर कैप हो गया 21 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हम चेंजिंग कर दिए हैं, थोड़ा सा आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगा। फोर्स जो है हम लोग 21 लिए थे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर। यहाँ पर चेंजिंग क्या किया हमें, यहाँ पर भी R21 लिखे हम लोग यूनिट वेक्टर के रूप में, ठीक है।
तो यानी कि हम लोग डायरेक्शन को भी हम लोग उसी रूप में रख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। ठीक है। सिमिलरली F31 इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q3/R31 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए हम लोग डायरेक्शन को उसी रूप में ले लिए हैं R31। ये हम लोग गलती नहीं होता है, इसमें 100% सही है। डॉट 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 करके हम लोग ढेर सारा जाते हैं। Fn1 हो गया इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Qn/R(n1) स्क्वायर इंटू हो गया R(n1) हो गया। अब सबको क्या करना था, हम लोग को जोड़ देना है, इसलिए क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू हो गया देखिए 1/4πε0 सभी में है, हम लोग को है मौजूद है ना। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R21 स्क्वायर R हो गया 21 प्लस Q1 Q3/R स्क्वायर 31 हो गया R(31) प्लस डॉट 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 Q1 Qn/R स्क्वायर हो गया n1 हो गया R हो गया n1। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इसको। ठीक है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके ये टॉपिक खत्म हो हम लोग हुआ तो हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट जब रहता है हम लोग को किस किस फॉर्म रहता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि कोई चार्ज मेरा रॉड पर होगा, कोई एरिया में होगा, कोई मेरा वॉल्यूम में होगा। ठीक है। तो कहीं भी जब वॉल्यूम में है तो किस तरह रहेगा, एरिया में है तो किस तरह रहेगा, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यानी कि बंट रहा है चार्जेज। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो 3 टाइप का होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लीनियर में क्या होता है हम लोग को है कि एक रॉड पर रहेगा या तो हम लोग को यानी कि ये 1 डायमेंशन में रहेगा, एक बीमी में रहेगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एरिया में होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूम में होगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन है तो ये क्या होगा, लीनियर हो गया फॉर्म में हम लोग को, तो इस पर चार्ज उत्पन्न हो रहा है वो हम लोग को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ठीक है। ये हम लोग को कॉपी का पेज है, ये पेज है। अब ये पेज में हम लोग को देखते हैं तो ये क्या बना रहा है हम लोग को लंबाई और ये चौड़ाई हो गया, तो लंबाई गुना चौड़ाई हम लोग क्या कहलाएगा, एरिया कहलाता है। तो चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हो गया। अब जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वो रूम क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो वो क्या कहलाएगा हम लोग को वॉल्यूम। तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर हम लोग क्या होगा, किस तरह से रहेगा, ये हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको बहुत जगह इसका यूज किया जाएगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। कितना घनत्व है, डेंसिटी कितना है किसी पर हम लोग को होता है। तो लीनियर चार्ज के लिए यानी व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड, जब बोला जा रहा है कि जब चार्ज मेरा एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी कि बटा हुआ है, स्ट्रेट और कर्व्ड, वो हो सकता है कि स्ट्रेट भी हो सकता है यानी कि सीधा भी हो सकता है इस तरह से, या हम लोग को ये कर्व में भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है। या तो ऐसे रहेगा, कर्व में भी हो सकता है वो। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं हम लोग। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसको हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/L। लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी और Q हो गया उस पर जो चार्ज था उत्पन्न वो हो गया, और L हो गया उसकी दूरी हो गया। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक रड है, इस पर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, ये हम लोग Q है, इसका लंबाई जो है सो L है। तो क्या हो जाएगा Q/L, यानी कि लैम्डा इक्वल टू हो गया Q/L। समझ आ रहा है। तो ये हम लोग हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका यूनिट लिखना है, लैम्डा का यूनिट लिखना है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और लंबाई यानी कि लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कूलम और ये ऊपर चला जाएगा कूलम पर मीटर हो गया। ठीक है। कूलम पर मीटर हो गया, यानी कि CM पर मीटर मत बोलिएगा, ये कूलम हो गया, कूलम पर मीटर हो गया।
यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम्ब पर मीटर होता है। ठीक है, अब इसी जैसे कि अभी हम लोग जो रॉड लिए थे इस तरह से, अब इसी रॉड को हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, इसी को हम लोग मोड़ के ऐसे करके मोड़ देंगे, गोल गोल बना देंगे इस तरह से। ठीक है, तो एक रिंग बन जाएगा। तो रिंग में क्या बनेगा, तो एक आर बन जाएगा और इसका लंबाई जो था तो क्या था मेरा एल था ना। अब ये रिंग है तो इसका रिंग का पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, रिंग का पेरीमीटर यानी कि सर्किल का पेरीमीटर यानी कि परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। और हम लोग का चार्ज कितना था सब में, पूरा इस पर लाइन पर होगा चार्ज हम लोग को। तो ये चार्ज कितना था, क्यू था, तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी लिखे थे हम लोग लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल लिखे थे, है ना। अब इसी को यल था तो ये रॉड था, अब इसी को हम लोग क्या किए कि इसी रॉड को एक सर्किल के रूप में इस तरह से बना दिए। तो अब क्या बन गया, ये मेरा परिधि बन गया, सरकमफेरेंस। तो 2 पाई आर हो गया। आर क्या है इसका, आर रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। आर क्या हो गया, रेडियस हो गया यानी कि त्रिज्या हो गया, यानी कि एल जो था वही 2 पाई आर में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। ठीक है, अब आप कहिए कि इसका यूनिट कैसे होगा, यूनिट गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। इसका यूनिट लिखे थे हम लोग, इसका जो लिखे थे हम लोग क्या लिखे थे, कूलम्ब पर मीटर लिखे थे ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पाई लिखा हुआ है, तो 2 पाई तो यूनिट लेस होता है। अब आर रेडियस से क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका भी देखिए चार्ज का हो गया कूलम्ब और इसका हो गया क्या, मीटर। तो कूलम्ब पर मीटर हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह करके यूनिट को आप फॉर्मूला पता है तो यूनिट आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यदि फार्मूला नहीं है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिए हैं। देखिए हम लोग रॉड के लिए थे, रॉड के लिए थे एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर हो गया। रिंग के लिए है तो रिंग में हम लोग का रेडियस हो गया, तो क्यू बाई एल लिखे थे इक्वल टू हो गया क्यू बाय 2 पाई आर हो गया। फिर फॉर सेमी सर्किल यानी कि आधा सर्किल के अर्धवृत्त के लिए, तो अर्धवृत्त के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये आर हो गया। ठीक है, यानी कि क्यू एल सॉरी लेमडा इक्वल टू क्यू बाय पाई आर। सेमी सर्किल का होता है ना पाई आर, तो ये पाई आर लिख दिया हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी बोल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं हम लोग। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगा, दोनों एक ही चीज़ को इंडिकेट करता है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सरफेस जब भी जैसे बोलेगा तो समझना चाहिए मेरा एरिया के बोला जा रहा है। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, हो सकता है प्लेन हो या कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होगा मेरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में कहलाएगा वो, जिस तरह से हम लोग चार्ज कर रहे हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय ए। क्यू हो गया क्या, चार्ज, और ये क्या हो गया, एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये एरिया लिए हैं कोई भी चीज़ के लिए, एक कोई भी इस तरह से बना हुआ मेरा, तो इस पर क्या कि पूरा का पूरा चार्जेज है। यहाँ पर देखिए ध्यान दे, पिछले वाला में क्या था मेरा, ऐसे जो लिए थे ना हम लोग, ऐसे जो लिए थे तो सिर्फ चार्ज जो था इसके सरफेस पर था। ठीक है, तो इसलिए हम लीनियर चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पर जो चार्ज जो है वो पूरा पर डिपेंड है, पूरी पर रखा हुआ है, ये पूरा पर है। जैसे कि एक कॉपी जो है तो कॉपी के पूरा पर हम लोग को है प्लस चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और इसका कॉपी का यदि लाइन बोलेंगे कि यहाँ पर है लीनियर के लिए, तो सिर्फ हम लोग पॉजिटिव चार्ज होगा, सो इसके कोना पर होगा, ऊपर किनारे किनारे पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा ऐसे करके कोन किनारे किनारे पर होगा, तो उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। और पूरा सरफेस पर रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
अब हम लोग वही लेते हैं फॉर सर्किल के लिए। तो सर्किल के लिए क्या हो जाएगा हम लोग को, इस सर्किल का हम लोग का एरिया होता है ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, आर हो गया रेडियस यानी कि त्रिज्या, तो सिग्मा इक्वल टू ए क्यू बाय पाई आर स्क्वायर हो गया। यही था ना हम लोग का, यहाँ पर देखिए क्यू बाई ए लिखे थे, यही था ना हम लोग का क्यू बाय ए के स्थान पर क्या लिखे पाई आर स्क्वायर हो गया। अब कोई भी एरिया रहे, जरूरी नहीं कि हम लोग सर्किल का रहे, ट्रेंगल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है, स्फीयर का भी हो सकता है, किसी का भी एरिया जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे में, गलती कभी भी नहीं, 100% सही रहेगा। सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया क्यू बाय 1/2 BH हो गया, यानी कि लंबाई आधार गुने ऊंचाई हो गया। ये हो गया क्या, एरिया हो गया ठीक है। देखिए आप ध्यान से 1/2 BH हो गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल हो गया। अब और सॉलिड स्फीयर का ले सकते हैं हम लोग हैं एरिया। तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है हम लोग का है, इस तरह लेते ना है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सब पूरा का पूरा फैला हुआ रहेगा सरफेस पर, उसके पूरे क्षेत्रफल पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाय, और हम लोग को क्या होता है सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर। ये 10th में आपको मिल जाएगा, डाउन क्लास में 10th 9th 6 7 सब में मिल जाता है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। तो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। इसी तरह सिलेंडर के लिए है, तो सिलेंडर का भी एरिया आप लिख सकते हैं, ये आप खुद से लिखेंगे सिलेंडर का एरिया क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा में वॉल्यूम। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वही आपको वॉल्यूम को इंडिकेट कराएगा, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो वॉल्यूम उसमें हम लोग को जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। जिसमें हम लोग जिस वॉल्यूम में जिस रूम में आप बैठे हुए हैं वहाँ पूरा का पूरा वॉल्यूम, पूरा सब जगह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा का पूरा सरफेस पर हम लोग को चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, चार्ज पूरा का पूरा फैला हुआ रहेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग को रो से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा इसको बोलते हैं पी नहीं रो बोलते हैं। तो रो इक्वल टू क्या होगा क्यू बाय भी, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो अब देखिए यहाँ पर ये सा यूनिट क्या हो गया, चार्ज का होता है कूलम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर किए थे सरफेस में किए थे, लीनियर में किए थे, वैसा यहाँ भी करेंगे। फॉर स्फीयर, स्फीयर के क्या हो जाएगा रो इक्वल टू क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। एकदम आसानी है, याद है आप लोग डाउन क्लास में जो पढ़े ना है फार्मूला वॉल्यूम के लिए, बस उसको यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा। स्फीयर बोलेगा तो डायरेक्ट 4/3 पाई आर क्यू लिख दीजिएगा। सिलेंडर बोलेगा तो समझ आने कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बोला जाता है, तो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसी तरह से कोन के लिए निकाल सकते हैं आप, क्यूब के लिए निकाल सकते हैं, क्यूब का होता है ए क्यूब, क्यूबॉइड का हो गया LBH, L इंटू बी इंटू एच हो गया, ठीक है। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को चार्ज बाय LBH, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया। तो ये सब छोड़े थे आप लोग के लिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए और डाउन क्लास में जाकर ये सब का वॉल्यूम को ये लिखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपको नीट के एग्ज़ाम में भी जी मेंस में भी देता है, यानी और ये +2 में तो देगा ही, हम लोग को 12th क्लास में तो देगा ही, ठीक है। तो हम लोग को और ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपका, ठीक है। तो अब तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ के लिए, ये पहला टॉपिक हम लोग ख़त्म होता है, पहला वीडियो था ये मेरा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पर हम आएंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।